हेलो एवरीवन, वेलकम टू वंदना अकेडमी। तो आज से आपकी ज्योग्राफी की क्लास 8th की बुक शुरू हो रही है। ठीक है, हमने क्लास 7th की पूरी बुक कंप्लीट हो गई है आपकी। और साथ ही साथ आपको क्लास 6 में आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी तीनों ही क्लासें दी जा चुकी हैं। और आपकी क्लास 7th में हमने हिस्ट्री और ज्योग्राफी दोनों कंप्लीट कर ली है और आज ये आपकी 8th की है। और तो सबसे पहले हम ज्योग्राफी ख़त्म करेंगे। ज्योग्राफी के बाद आपकी फिर हिस्ट्री शुरू होगी। तो चलो शुरुआत करते हैं। ये आज आपका पहला चैप्टर है। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि डेली आपको इसी तरीके से वीडियो मिलती रहती हैं। और साथ ही साथ हिंदी पेडागोजी की क्लासें भी आपको मिल रही हैं और सभी विषयों के आपको प्रैक्टिस करा दिए गए हैं। आप प्ले लिस्ट में जाकर के उन्हें अवश्य देखें। तो चलो शुरुआत करते हैं। मोना और राजू अपना घर साफ करने में अम्मा की मदद कर रहे थे। इन सभी चीज़ों को देखो, कपड़े, बर्तन, अनाज, कंघा, शहद की बोतल, किताबें, इनमें से प्रत्येक उपयोगी है। मोना ने कहा, इसलिए ये महत्वपूर्ण है। अम्मा ने कहा, ये संसाधन है। संसाधन क्या है? अम्मा से राजू ने प्रश्न पूछा। अम्मा ने बताया, प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जा सकता है वो है संसाधन है। अब देखो, इसमें संसाधन की कितनी अच्छी व्याख्या की गई है। इसीलिए एनसीईआरटी आपके लिए पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि बाकी की सारी चीज़ें हमें अन्य किताबों में सिर्फ एक व्याख्या के साथ मिलेंगी। ठीक है, लेकिन हमारी एनसीईआरटी में ये हमें एक कहानी के रूप में मिलेगी, क्योंकि ये छोटे बच्चों को ध्यान में रख करके तैयार की जाती हैं। अगर एनसीईआरटी से हम कोई भी चीज़ें पढ़ते हैं, अगर इन चैप्टरों को हम सीधा सीधा पढ़ते हैं, और इसीलिए मैं सीधा सीधा चैप्टर ही पढ़ाती हूँ, तो चीज़ें हमारे मन मस्तिष्क में अंकित हो जाती हैं। आप एनसीईआरटी अवश्य पढ़ें अगर चाहते हैं कि आपके एसएसटी में यानी पेपर 2 में आपके अच्छे नंबर आएँ। ठीक है, तो आप एनसीईआरटी अवश्य पढ़ें, ज़्यादा से ज़्यादा पीवाईक्यू लगाएं और ये आपकी एक बेस साबित होगा। अपने चारों ओर देखिए, निरीक्षण कीजिए, आप संसाधनों के विविध प्रकारों को पहचानने में सक्षम होंगे। आप प्यास लगने पर जो जल पीते हैं, आप अपने घर में जिस विद्युत का उपयोग करते हैं, स्कूल से घर पहुंचने के लिए उपयोग किया गया रिक्शा, पाठ्यपुस्तक जिसका उपयोग आप अध्ययन के लिए करते हैं, ये सभी संसाधन हैं। आपके पिता ने आपके लिए नाश्ता तैयार किया है, जिन्होंने जिन ताज़ी सब्जियों का उपयोग किया है, वे भी एक संसाधन है। यानी आप बच्चों को इस तरीके से बता सकते हो। आप खुद भी आपकी परीक्षाओं में ये सभी चीज़ें आती हैं कि संसाधन क्या है। तो ये सारी चीज़ें जो भी हमें जिस चीज़ की भी हमें आवश्यकता होती है, चाहे वो खाने पीने की हो या फिर कोई दूसरी हो, ठीक है, ये सभी हमारे संसाधन कहलाते हैं। जल विद्युत, रिक्शा, सब्जियां, पाठ्यपुस्तक, सभी में कुछ एक जैसा क्या है, यानी इन सब में एक जैसा क्या है। ये सभी वस्तुओं का उपयोग आपके द्वारा किया गया है, इसीलिए वे उपयोगी हैं। एक वस्तु अथवा पदार्थ की उपयोगिता अथवा प्रयोज्यता उससे एक संसाधन बनाती है। राजू अब जानना चाहता था कि कोई भी वस्तु संसाधन कैसे बनती है। कोई भी वस्तु से हम संसाधन कैसे बनाएंगे। अम्मा ने बच्चों को बताया, वस्तु उस समय संसाधन बनती है जब उनका कोई मूल्य होता है। इसका प्रयोग अथवा उपयोगिता इसे मूल्य प्रदान करते हैं। सभी संसाधन मूल्यवान होते हैं, अम्मा ने कहा। मूल्य का अर्थ महत्व होता है। कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य होता है, जबकि कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य नहीं होता है। उदाहरणार्थ, धातुओं का आर्थिक मूल्य होता है, लेकिन एक मनोरम भूदृश्य का आर्थिक मूल्य नहीं होता है, परंतु ये दोनों संसाधन महत्वपूर्ण हैं और मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। तो ये देखो, संसाधनों के ऊपर ये आपका चैप्टर है और सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। एक एक लाइन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। कुछ संसाधन समय के साथ आर्थिक रूप से मूल्यवान हो सकते हैं और आपकी दादी के घरेलू नुस्खों का आज कोई वाणिज्यिक मूल्य नहीं है, लेकिन यदि वे पेटेंट करने के उपरांत मेडिकल फर्म द्वारा बेचे जाते हैं, तब वे आर्थिक रूप से मूल्यवान हो जाते हैं। यानी कोई वस्तु है जो घर में हम उसे यूज़ करते हैं तो वो मूल्यवान नहीं है, लेकिन उस पर ही जब हम एक ब्रांड लगा करके और उसे मार्केट में उतारते हैं तो फिर वो क्या हो जाती है, मूल्यवान हो जाती है। इस तरीके से छोटे बच्चों को यानी चीज़ें कहानी के माध्यम से अच्छे से समझते हैं। देखो, आपकी ये बुक में जो भी महत्वपूर्ण जो भी लाइनें आती हैं, जो भी शब्दावली दी होती है, उस शब्दावली को आपको अवश्य पढ़ना है। जैसे प्रौद्योगिकी। प्रौद्योगिकी क्या है? किसी कौशल करने अथवा वस्तु बनाने में नवीनतम ज्ञान का अनुप्रयोग प्रौद्योगिकी है। समय और प्रौद्योगिकी दो महत्वपूर्ण कारक हैं।
जो पदार्थों को संसाधन में परिवर्तित कर सकते हैं। दोनों लोगों की आवश्यकताओं से संबंधित हैं। लोग स्वयं ही सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है। ये लोगों के विचार, ज्ञान, आविष्कार और खोज ही है और जो अधिक संसाधनों की रचना करते हैं। प्रत्येक खोज अथवा आविष्कार से बहुत से अन्य खोज एवं आविष्कार होते हैं। आग की खोज से खाना पकाने की पद्धति एवं अन्य प्रक्रियाओं का प्रचलन हुआ, जबकि पहिए के आविष्कार से अंततः परिवहन की नवीनतम विधियों का विकास हुआ। जल विद्युत बनाने की प्रौद्योगिकी ने तेजी से बहते जल से ऊर्जा उत्पन्न करके उसे एक महत्वपूर्ण संसाधन बना दिया है। यानी हमारी जो भी चीज़ें हैं, तो यानी एक ही वस्तु से हम बहुत सारे संसाधन बना सकते हैं, बहुत सी जगह उसे प्रयोग कर सकते हैं। संसाधनों के प्रकार। सामान्यतः संसाधनों को प्राकृतिक, मानव निर्मित और मानव में वर्गीकृत किया गया है। अर्थात मानव भी आपका क्या है, एक संसाधन है। ठीक है, मानव भी आपका एक संसाधन है, ये आपको याद रखना है, क्योंकि आपकी एनसीईआरटी बुक कह रही है। अब बात करते हैं सबसे पहले प्राकृतिक संसाधनों की। प्राकृतिक संसाधन में क्या क्या है। जो संसाधन प्रकृति से प्राप्त होते हैं और अधिक संशोधन के बिना उपयोग में लाए जाते हैं, यानी उनमें अधिक संशोधन के बिना, जिनमें ज़्यादा संशोधन करने की ज़रूरत नहीं होती है, प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। जैसे वायु है, जिसमें हम सांस लेते हैं, हमारी नदियाँ हैं, झीलों का जल है, मृदा है, खनिज है, सभी प्राकृतिक संसाधन हैं। इन संसाधनों में से बहुत से प्रकृति के निःशुल्क उपहार हैं और सीधे ही प्रयोग में लाए जा सकते हैं। कुछ परिस्थितियों में प्राकृतिक संसाधन का सबसे अच्छी तरह उपयोग करने के लिए औजारों और प्रौद्योगिकी की आवश्यकता हो सकती है। यानी प्राकृतिक संसाधनों में कुछ हमारे सीधे सीधे प्रयोग में लाए जाते हैं और कुछ के लिए हमें औजारों और प्रौद्योगिकी की आवश्यकता होती है। प्राकृतिक संसाधनों को विस्तृत रूप से नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधनों में विभाजित किया जा सकता है। नवीकरणीय संसाधन वे संसाधन हैं जो शीघ्रता से नवीकृत अथवा पुनः पूरित हो जाते हैं। इनमें से कुछ असीमित हैं और उन पर मानवीय क्रियाओं का प्रभाव नहीं होता है, जैसे सौर और पवन ऊर्जा। यानी हमारी जो सौर ऊर्जा है, जो हमें सूर्य से मिलती है, और पवन ऊर्जा जो हमें वायु से मिलती है, ये क्या है, ये असीमित हैं। यानी ये कभी भी खर्च नहीं होते, चाहे इन्हें जितना भी हम प्रयोग करें, चाहे जितना भी हम इन्हें खर्च कर लें। लेकिन फिर भी कुछ नवीकरणीय संसाधनों जैसे जल है, मृदा है, वन का लापरवाही से किया गया उपयोग उनके भंडार को प्रभावित कर सकता है। जल असीमित नवीकरणीय संसाधन प्रतीत होता है, फिर भी जल की कमी और प्राकृतिक जल स्रोतों का सूखना आज विश्व के बहुत से बड़े भागों में एक बहुत बड़ी समस्या बनती जा रही है। यानी हमारा जो जल के स्रोत है वो सूखते जा रहे हैं। ठीक है, अनवीकरणीय संसाधन वे संसाधन हैं जिनका भंडार सीमित है। यानी ये इनका भंडार सीमित होता है और उनका ज़्यादा हम उपयोग कर लेंगे तो आगामी हमारी जो पीढ़ी है उनके लिए ये संसाधन नहीं बचेंगे। भंडार के बाद समाप्त होने के बाद उनके नवीकृत अथवा पुनः पूरित होने में हजारों वर्ष लग सकते हैं। ये अवधि मानव जीवन की अवधि से बहुत अधिक है। मानव जीवन की अवधि तो मात्र आपकी 100 साल है और 100 साल तक भी कोई भी नहीं जीता है। इस प्रकार के संसाधन अनविकरणीय कहलाते हैं। कोयला, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस इसके कुछ उदाहरण हैं। प्राकृतिक संसाधनों का वितरण भूभाग, जलवायु, ऊंचाई जैसे अनेक भौतिक कारकों पर निर्भर करता है। पृथ्वी पर इन कारकों में विभिन्नता होने के कारण संसाधनों का वितरण भी असमान है, क्योंकि पृथ्वी पर सभी जगह एक जैसी जलवायु नहीं है, एक जैसा धरातल नहीं है। ठीक है, तो पृथ्वी पर सभी जगह भौतिक कारक कैसे हैं, अलग अलग हैं। अब देखो शब्दावली में बात करते हैं। संसाधन का भंडार, यह उपयोग के लिए संसाधन की उपलब्ध मात्रा है। अब करते हैं मानव निर्मित संसाधनों की बात। ये हमारे प्राकृतिक संसाधन थे। प्राकृतिक संसाधन आपकी समझ में आ ही गए होंगे। और अगर आप चाहते हो कि आपके एसएसटी में आपके पूरे पूरे नंबर आए, तो अगर आपके पास समय है, ठीक है, वैसे तो मैं ये कहूँगी कि समय आपको अवश्य निकालना चाहिए। आपको 3 बार एनसीईआरटी अवश्य पढ़नी है। यानी एक ही बुक को आपको 3 बार अवश्य पढ़ना है। पहली बार में आप इसको डीपली इस तरीके से पढ़ सकते हो पूरा का पूरा, और दूसरी बार में आपको जो भी महत्वपूर्ण लाइन लगती है उस पर अंडरलाइन करिएगा या फिर अपने नोट्स बनाइएगा। और तीसरी बार आप जो भी नोट्स बनाए या फिर आपने अंडरलाइन किए हैं, सिर्फ आप उन्हीं को पढ़िएगा जहाँ जहाँ से आपको लगता है कि प्रश्न पूछे जाने की आपकी संभावना है। और फिर इन्हीं एनसीईआरटी नोट्स की सहायता से आप ज़्यादा से ज़्यादा पीवाईक्यू लगाइएगा। और पीवाईक्यू भी आपको 3 बार
अवश्य लगाने हैं। सबसे पहले आप पूर्ण व्याख्या के साथ नेगेटिव पॉजिटिव पॉइंटों को पेडागोजी पर आधारित आप यूट्यूब की मदद से, ठीक है, इन्हें अवश्य लगाएं पीवाईक्यू को। फिर उसी पीवाईक्यू को आपको दूसरी बार अवश्य लगाना है और वहाँ आप फास्ट लगा सकते हो। फास्ट लगाने में मतलब आप ये देखो कि आपके कितने प्रश्न गलत जाते हैं और उन पर आप गोले करिएगा, और तीसरी बार में जो भी आपके प्रश्न गलत गए थे उन टॉपिकों को आप फिर से पढ़ने के बाद फिर तीसरी बार में आपको पूर्ण टाइम मैनेजमेंट के साथ आपको अवश्य लगाने हैं, क्योंकि टाइम मैनेज करना ही सीटेट में सबसे बड़ी बात होती है। आपके एसएसटी में आपका बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, चाहे आपका मैथ साइंस हो, एसएसटी हो, और भाषा के सेक्शन में भी आपकी बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि वहाँ रीडिंग की चीज़ें आती हैं, आपके गद्य आते हैं। और तो आपको देखो पीवाईक्यू तो लगाने हैं, और आप समय निर्धारित करिए कि हमको 15 मिनट में ये पूर्ण करना है, 20 मिनट में करना है, 25 मिनट में करना है। और अगर आप पूरा पीवाईक्यू लगाते हो 5 सब्जेक्टों का, तो फिर आप अपना मात्र 2 से सवा 2 घंटे के बीच में ही पूरा प्रश्न पत्र अवश्य लगाएं। और लास्ट आप 5 प्रश्न पत्र पूर्ण टाइम मैनेज के साथ अवश्य लगाएं। चलो ये तो बात हो गई आपकी पीवाईक्यू की। हम यहाँ आते हैं, अब बात करते हैं मानव निर्मित संसाधनों की। देखो वीडियो लंबी हो जाती है क्योंकि हम पूरा चैप्टर पढ़ते हैं, लेकिन आप धैर्य के साथ चैप्टर अवश्य पढ़ा करें। कभी कभी प्राकृतिक पदार्थ तब संसाधन बन जाते हैं जब उनका मूल रूप बदल दिया जाता है। लौह अयस्क उस समय तक संसाधन नहीं था जब तक लोगों ने उसे लोहा बनाना नहीं सीखा था। लोग प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग पुल, सड़क, मशीन और वाहन बनाने में करते हैं, जो मानव निर्मित संसाधन के नाम से जाने जाते हैं। प्रौद्योगिकी भी एक मानव निर्मित संसाधन है, इसीलिए हम जैसे लोग प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके मानव निर्मित संसाधन बनाते हैं। मोना ने समझाते हुए कहा। हाँ, राजू ने स्वीकृति में सिर हिलाया। आगे बढ़ेंगे। लोग और अधिक संसाधन बनाने के लिए प्रकृति का सबसे अच्छा उपयोग तभी कर सकते हैं जब उनके पास ऐसा करने का ज्ञान, कौशल, ठीक है, तथा प्रौद्योगिकी उपलब्ध हो। यानी उनके पास ज्ञान भी होना चाहिए, कौशल भी होना चाहिए और प्रौद्योगिकी भी अवश्य होने चाहिए। सूखे के कारण फसलों का विनाश, क्या मैं इसका समाधान निकाल सकती हूँ? ये सब ज्ञान, शिक्षा और कौशल के कारण संभव हुआ कि हम इसका समाधान निकाल पाए। हाँ, क्यों नहीं। ठीक है, इस तरीके से किसान सभी के लिए अन्न उपजाते हैं। वैज्ञानिक कृषि से जुड़ी विभिन्न समस्याओं और अन्न उत्पादन बढ़ाने के लिए उपाय खोजते हैं। इसीलिए मनुष्य एक विशिष्ट प्रकार का संसाधन है, यानी मनुष्य भी एक विशिष्ट प्रकार का संसाधन है जो बाकी की प्राकृतिक चीज़ों से संसाधन भी बनाता है और उसका उपयोग करना दूसरे मनुष्यों को सिखाता है। शिक्षा और स्वास्थ्य लोगों को बहुमूल्य संसाधन बनाने में मदद करते हैं। अधिक संसाधनों के निर्माण में समर्थ होने के लिए लोगों के कौशल में सुधार करना मानव संसाधन विकास कहलाता है। संसाधन संरक्षण। मोना ने एक बुरा स्वप्न देखा। उसने देखा कि पृथ्वी पर सारा जल सूख गया है। अब देखो ये सारी चीज़ें कितनी अच्छे से कहानियों के माध्यम से बच्चों को समझाई जाती हैं, और जब हम बच्चे इसको आसानी से समझ सकते हैं तो फिर हम तो परिपक्व हैं। और इसीलिए एनसीईआरटी से आपके देखो सीधे सीधे प्रश्न भी बनते हैं, और जो भी डाउट वाले प्रश्न आते हैं फिर आपकी वहाँ एनसीईआरटी ही काम आती है। तो इसीलिए आपको एनसीईआरटी अवश्य पढ़नी है। ठीक है। उसने देखा कि पृथ्वी पर सारा जल सूख गया है, सारे पेड़ कट गए हैं, वहाँ पर न तो छाया थी और न ही कुछ खाने पीने के लिए था। लोग परेशान हो रहे थे और चारों तरफ भोजन और छाया की तलाश में निराश घूम रहे थे। उसने अपनी माँ को सपने के बारे में बताया। उसने पूछा, अम्मा क्या ये सच में हो सकता है? तो अम्मा ने कहा, हाँ, यदि हम नवीकरणीय संसाधनों के प्रति सतर्क नहीं रहते हैं तो वे बहुत ही दुर्लभ हो सकते हैं और अनवीकरणीय संसाधन निश्चय ही समाप्त हो सकते हैं। राजू ने कहा, हम इसके लिए क्या कर सकते हैं? बहुत कुछ, अम्मा ने उत्तर दिया। आप अपने दोस्तों से बात क्यों नहीं करते? अब देखो ये शब्दावली है और इस शब्दावली को आप अवश्य देखा करें। अगर आपके पास बुक हैं तो आप बुकों से पढ़िएगा, और अगर आप पीडीएफ से पढ़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप को अवश्य ज्वाइन करें। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देती हूँ। और अगर आप सीधे सीधे टेलीग्राम पर भी सर्च कर सकते हो, वंदना अकेडमी। सतत पोषणी विकास। संसाधनों का सावधानी पूर्वक उपयोग ताकि न केवल वर्तमान पीढ़ी की अपितु भावी पीढ़ियों की आवश्यकताएं भी पूरी होती रहें। यानी हम संसाधनों का प्रयोग इस तरीके से करें कि अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ साथ जो भी भावी पीढ़ियाँ हैं,
ठीक है, उनके लिए भी वो संसाधन बना रहे, नष्ट ना हो। ये हमारा क्या कहलाता है, ये हमारा सतत पोषणी विकास कहलाता है। संसाधनों का सतर्कता पूर्वक उपयोग करना और उन्हें नवीकरण के लिए समय देना संसाधन संरक्षण कहलाता है। संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता और भविष्य के लिए उनके संरक्षण में संतुलन बनाए रखना सतत पोषणी विकास कहलाता है। संसाधनों के संरक्षण के अनेक तरीके हैं। प्रत्येक व्यक्ति उपयोग को कम करके वस्तुओं के पुनःचक्रण और पुनः उपयोग द्वारा योगदान दे सकता है। अंततः यह एक विभिन्नता बनाता है, क्योंकि सभी जीवन एक दूसरे से जुड़े हैं। उस शाम बच्चों और उनके मित्रों ने पुराने समाचार पत्रों, व्यर्थ वस्त्रों तथा बांस की डंडियों से लिफाफे और खरीदारी के लिए थैले बनाए। मोना ने कहा, हम इन वस्तुओं में से कुछ वस्तुएं उन परिवारों को देंगे जिन्हें हम जानते हैं। मुस्तफा ने कहा, अपने संसाधनों को बचाना और अपनी पृथ्वी को सजीव रखना ये एक बहुत बड़ा एक अच्छा कार्य है। यानी इसमें ये सिखाया गया है कि जो भी हमारी बेस्ट चीज़ें होती हैं उनसे हम नई चीज़ें बना सकते हैं। ठीक है। और जैसे कि जस्सी ने कहा है कि मैं बहुत सतर्क रहूँगी कि कागज़ व्यर्थ ना हो, क्योंकि कागज़ किससे बनते हैं, ये पेड़ों को काट करके बनाए जाते हैं। और जितना हम इसे वेस्ट करेंगे तो उतने ही पेड़ हमारे काट दिए जाएंगे नए कागज़ों के लिए। और आप देख रहे होंगे कि हमारे यहाँ तो सारी चीज़ें ज़्यादातर वेस्ट ही होती है। कागज़ सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि प्राइवेट स्कूलों में ठीक है हर साल कोर्स बदल दिया जाता है, हर साल नई किताबें खरीदवाई जाती हैं। सरकार का इस तरफ कोई भी ध्यान बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, सरकार का इस तरफ ध्यान अवश्य जाना चाहिए, क्योंकि दूसरी वर्ष वो किताबें मात्र रद्दी हो जाती हैं और वो रद्दी में ही बेच दी जाती हैं। और इस तरीके से हर साल मतलब हम पेड़ों का हनन कर रहे हैं। मैं ध्यान रखूंगा कि मेरे घर में विद्युत बिल्कुल भी व्यर्थ न हो। मुस्तफा ने कहा कि वो बिजली बिल्कुल भी व्यर्थ नहीं करेगी। विद्युत जल और कोयले से मिलती है। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि घर में जल बेकार नहीं होगा। जल की एक एक बूंद मूल्यवान है, आशा ने कहा। बच्चों ने कहा, हम सब मिलकर अंतर ला सकते हैं। देखो, बच्चे तो इन सारी चीज़ों के प्रति बहुत सतर्क होते हैं जब भी उन्हें बताया जाता है कि ये सारी चीज़ें करनी चाहिए, लेकिन हम बड़े ही लोग इन चीज़ों की तरफ ध्यान नहीं देते हैं। हमारी पृथ्वी और उस पर निवास करने वाले लोगों का भविष्य पेड़ पौधों और प्रतंत्र की सुरक्षा और संरक्षण से जुड़ा है। अब यह सुनिश्चित करना हमारा कर्तव्य हो जाता है कि सभी नवीकरणीय संसाधनों के उपयोग सतत पोषणीय है। पृथ्वी पर जीवन की विविधता संरक्षित की जाए, प्राकृतिक पर्यावरणीय तंत्र की हानि को कम से कम किया जाए। अब सतत पोषणीय विकास के कुछ सिद्धांत हैं, इनको हम देखते हैं। जीवन के सभी रूपों का आदर और देखभाल, मानव जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना, पृथ्वी की जीवन शक्ति और विविधता का संरक्षण, प्राकृतिक संसाधनों के ह्रास को कम से कम करना, पर्यावरण के प्रति व्यक्तिगत व्यवहार और अभ्यास में परिवर्तन, समुदायों को अपने पर्यावरण की देखभाल करने के योग्य बनाना। और देखो, आप ये सारी चीज़ें हैं तो फास्ट रीडिंग करना आप अवश्य देखें, सीखें। ठीक है, क्योंकि भाषा के सेक्शन के साथ साथ आपको जो भी है, तो अगर आप फास्ट रीडिंग समझ के साथ नहीं करोगे तो फिर सीटेट में आप टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाओगे। और अभ्यास प्रश्नों को भी आप अवश्य देखा करें कि पृथ्वी पर संसाधन असमान रूप से वितरित हैं, संसाधन संरक्षण क्या है, मानव संसाधन महत्वपूर्ण क्यों है, सतत पोषणीय विकास क्या है। और इस तरीके से आप इनके उत्तर भी दे सकते हो। प्रश्न आपके यहीं से पूछे जाते हैं। तो मिलते हैं अगले चैप्टर में, अगली वीडियो में। ठीक है, आज के लिए इतना ही। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने दोस्तों को शेयर भी किया करें, लाइक कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।